अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे, एक बहुत अहम सब्जेक्ट है जिस पर बात करने हम जा रहे हैं। विफाकी काबीना ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के लिए पीका का जो कानून 2016 था उसमें ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरमीम की मंजूरी दे दी है। अब इसके तहत होगा ये कि इस कानून के तहत फ़ौज, अदलिया या दीगर जो सरकारी इदारे हैं उन पर तनकीद करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी, 5 साल की उसको सज़ा हो पाएगी। और इस कानून की मदद से सोशल मीडिया पर फेक प्रोपेगेंडा और लोगों की इज्जत उछालने के वाक़यात की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। और अदलिया को भी पाबंद किया गया है कि 6 माह के अंदर फैसला कर दिया जाए। ये एक बड़ी अहम इस हवाले से पेशरफ्त है जो हुई है। और इसके अलावा ये जो फेक न्यूज़ ऑर्डिनेंस का इतलाक जो है ये सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। झूठी खबर देने पर जो सज़ा है वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़ इसमें दी गई है। और इसके अलावा आइंदा हफ्ते जो है ये ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा। विफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है और ये एक अहम चीज़ है जो अहम डेवलपमेंट है इस वक्त हुई है। और इसके अलावा इसके साथ साथ ये भी है कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दे दी है। इसके तहत अब ये होगा कि तमाम हुकूमती ओहदेदारान जो हैं ये और मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली वो इलेक्शन मुहिम जो है उसको चला पाएंगे। अब ये 2 अहम चीज़ें हैं, 2 अहम डेवलपमेंट्स हैं जो हुई हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस पर कुछ तनकीद भी हो रही है, कुछ लोग इसकी फेवर में भी बात कर रहे हैं। और आज़ादी राय का जो इजहार करने की जो आज़ादी है उसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उस पर भी कदगन लगा दी गई है, जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन इसका ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट क्या होगा, हम देखते हैं कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है ये आज की बात नहीं है। ख़ास तौर पर अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ, जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से ये एक बाकायदा मुहिम के तौर पर जो है ये सारी चीज़ें हो रही थी और ऐसी खबरें आ रही थी, इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। इवन के जो प्रोजेक्ट्स इस हुकूमत के हैं उसके हवाले से भी बहुत गलत बयानी की जा रही थी और बड़े खुलेआम ये सारा काम हो रहा था, लेकिन पकड़ने वाला कोई नहीं था। अब इसके तहत अब जिन लोगों को सज़ाएं दी जाएंगी या जिस तरह से अदालतों को पाबंद किया गया है, क्या वाकई ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, ये डूएबल हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शहजाद रज़ा, शहजाद आपका, और इसके अलावा वाया ज़ूम मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोता साहब। पंसोता साहब अपनी कानूनी राय जो है वो यकीनन ज़्यादा बेहतर अंदाज में दे पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम पंसोता साहब, अगर मैं आपसे ही आगाज़ कर लूँ तो मुझे थोड़ा सा आप ये अगर बता पाएँ कि इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि इन तरमीम को आप कैसे देखते हैं? जी पंसोता साहब। तो मैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट वाली जो तरमीम है उनकी इससे बात आगाज करूंगा। पहली तो बात यह है कि जो डेफमेशन लॉज हैं वो पाकिस्तान में बहुत ही उनकी जो कारकर्दगी है काफी पुअर है उनकी भी, और साथ साथ अदालतों की भी परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन दोस डेफमेशन लॉज जो है वो काफी अजीब किस्म की है, जिसकी वजह से जो कॉमन आदमी है उसको बेतहाशा प्रॉब्लम्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग दोस डेफमेशन लॉज। पाकिस्तान में अगर आप देखें डेफमेशन में बेतहाशा लॉज हैं। मसलन हमारे पाकिस्तान पीनल कोड में 499, 500 है। फिर हमारा डेफमेशन ऑर्डिनेंस है जिसके तहत एक सिविल ट्रायल चलता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है जिसके अंदर ये तरमीम की गई है, उसमें भी बात चलती है। सवाल ये है कि इन तमाम प्रोविजंस में कोई किसी किस्म का रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है एक आम आदमी को। अगर कोई पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ अगर आप बात कर दें जो कि गलत हो, मैं इस वक्त गलत की बात कर रहा हूँ, तो उसमें रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। साथ साथ हम कर ये रहे हैं कि हम जो डेफमेशन लॉज हैं उनको क्रिमिनलाइज और ज्यादा करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोल्यूशन ये समझी जा रही है कि एक्चुअल डेफमेशन लॉज को इम्प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन क्रिमिनलाइज करके डरा धमका के उससे फिर हम शायद वो वाला अचीव करना चाह रहे हैं पर्पस, जो कि हम एक आम तौर पर पर्पस अचीव क्रिमिनल किसी भी प्रोसीडिंग से इनिशिएट करते हैं। मसलन एग्जांपल कि अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं जी, ठीक है शहजाद, इसी को कंटिन्यू कर लीजिएगा। आपकी क्या राय है इस हवाले से, फिर मैं पंसोता साहब की तरफ जाती हूँ। कोई टेक्निकल इशू है? देखिए ये
नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करें, दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ अहम ऑपरेशन। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। ISPR की जानिब से अहम खबर से आपको आगाह कर रही हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक अहम कार्रवाई की है, जिसमें टारगेट किलिंग और दीगर हमलों में मुलविस अफराद जो हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान में ये ऑपरेशन, जिसमें 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शहजाद, हमें तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी शाहिद, बिल्कुल। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों को जब घेरे में लिया गया तो दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। मारे जाने वाले दहशतगर्दों की जो शनाख्त हुई उसके मुताबिक दहशतगर्द हबीब नवाज उर्फ शकील, वहीदुल्ला, अब्दुर्रहमान और मोहम्मदुल्ला, ये 4 दहशतगर्दों की जो मारे जा चुके हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है और 5वें जो मारे जाने वाले दहशतगर्द है उसकी शनाख्त का अमल जारी है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में हमारा एक जवान सिपाही शबीर, जो कोयटा का 28 साल जवान था, उसने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया है। इसके अलावा दहशतगर्दों के जो इलाका है वहाँ पर क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ISPR ने इस अज़म का एक बार फिर अदा किया है कि पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पर दहशतगर्दी की लानत को हर सूरत ख़त्म किया जाएगा और पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की किसी किस्म की भी मज़मूम कोशिश को जो है वो नाकाम बना दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ऑपरेशन हैं ये दहशतगर्दों के खिलाफ मुकम्मल जो एक हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती है उसके बाद किए जाते हैं और ISPR ने मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर भी रिलीज़ कर दी हैं। जी, बहुत शुक्रिया शहजादुस्सलाम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर अहम ऑपरेशन किया, जिसमें 5 दहशतगर्द मारे गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मकसद क्या है कि गलत इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक में ना फैलाई जाए, उसको रोका जाए। ठीक है पंचोता साहब, आप जो बात कर रहे थे उसको भी कंटिन्यू करेगा। मुझे ये भी बताएं कि हमारे यहाँ डेफेमेशन लॉ के हवाले से जब हम बात करते हैं तो क्यों इस कानून में इतनी हमें दमखम नज़र नहीं आता कि दोनों अफ्रीकन को मालूम होता है कि ये पता नहीं साल साल चलेगा और इसका कोई फैसला नहीं हो पाएगा। जैसे शहजाद ने भी कहा कि अरबों रुपए का हर्जाना जो है वो भेज दिया जाता है लेकिन फैसला नहीं हो पाता। अब आप ये समझते हैं कि इन तरमीम के ज़रिए क्या कुछ बेहतरी आएगी? जो 6 महीने की पाबंदी लगाई गई है कोर्ट को कि 6 महीने के अंदर आपने फैसला देना है, और ये डुएबल भी है, हो पाएगा? लेकिन जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है ना, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा क्रिटिसिज्म था जी। ये जब लॉ पास भी हुआ है तो इस लॉ को बहुत यूनानिमसली पसंद नहीं किया गया था। अब इस लॉ को मजीद ज्यादा क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि जब हम सिविल मामले को क्रिमिनल बनाते हैं जस्ट टू इंश्योर कि उसके अंदर रिजल्ट मिल जाए, ये कानून में कभी भी मुनासिब अमल नहीं होता। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के वज़रा की बात ठीक है। मैं मिनिस्टर इंफॉर्मेशन साहब का बयान पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में साल डेफोमेशन के केसेस चलते हैं, कोई उनके अंदर आउटकम नहीं निकलती। अभी शहजाद साहब बड़ी बात कह रहे थे कि हमारे वो चैनल जो इंग्लैंड में और अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं वो 10,000 दफा सोचते हैं कि गलत खबर चलाते हैं। पाकिस्तान में एक मैकेनिज्म मौजूद है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट का, मैं उसको हेड भी कर रहा हूँ। उसमें हमने बेशतर फैसले किए हैं लेकिन कोई टीवी चैनल जो है उसमें डैमेजेस देने के लिए तैयार नहीं है या फाइन देने के लिए तैयार नहीं है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। जब फिर आप जाते हैं डेफोमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत, वहां पर आप देखते हैं कि दावे साल चल रहे हैं, हम तो कोई फैसला नहीं हो रहा। तीसरी बात ये कि जो आप स्टेट इंस्ट्रूमेंट है, मसलन ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये वाहिद को थोड़ा बहुत इस लिहाज से इफेक्टिव है कि यहाँ पर किसी न किसी आदमी को कुछ जल्दी रिपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इतना ज्यादा क्रिमिनलाइज कर दिया गया जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जो बातें की गई हैं वो भी कवर हो जाती हैं और बहुत सारे सहाबियों के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाता है और सहाबी आए दिन मैं समझता हूँ इन तमाम चीजों का जो बेसिक हल है वो हमारे अदालती निजाम में प्रॉब्लम मौजूद है। हमारे यहाँ अदालतों को इन केसेस को जल्दी फैसला करना होगा, जो कि अभी अमेंडमेंट के थ्रू 44A में डाला गया है कि आप 6 महीने के अंदर मैक्सिमम फैसला करें। उससे बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो आप हाई कोर्ट में रीजन लिखकर भेजेंगे
और उन रीजन से अगर हाईकोर्ट एग्री करता है तो ठीक है, टाइम दे देगा, वरना उनके ऊपर सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस अफेयर्स जो है, वो एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंड एन एक्शन टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि फलाना प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इसको ताखीर क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान का जनरल प्रॉब्लम ये है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और इन पर्टिकुलर डेफामेशन लॉज में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के जितने बड़े डेफामेशन के दावे हैं वो तमाम के तमाम पेंडिंग है। वाई? बिकॉज हमारी अदालतें जो है उसमें डिसीजन करने से समरी प्रोसीजर, जिन प्रोसीजर्स को जल्द से जल्द डिसाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट की वुज़रा की हद तक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डेफामेशन लॉज बहुत नाकिस हैं, उनको किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए, बट मैं समझता हूँ उनको ज्यादा क्रिमिनलाइज करने से हमें कोई फायदा नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर उसको भी थोड़ा सा हमें बता पाएँ कि ये भी कहा जा रहा है, एक राय ये भी है कि अदालतों पर ये एक किस्म की कदान लगा दी गई है कि आप 6 माह के अंदर ही फैसला देने के पाबंद हैं। तो हो सकता है कि जो केस चल रहा हो वो प्रोसीजर ही इतना लंबा हो कि उसमें टाइम ज़्यादा लगता हो, या फिर जो रेलिवेंट इदारे हैं, FIA है या दीगर जो अदालती मामलात साथ चलते हैं, हो सकता उन इदारों को पाबंद नहीं किया गया है, तो या इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जितने स्पेशल लॉज होते हैं, जिसमें बैंकिंग का लॉ है, तो फिर आपका ये करना है, बहुत सारे लॉज हैं जिनके अंदर टाइमलाइन दी गई होती है। एंटी टेररिज्म का लॉ है जिसके अंदर आपको ट्रायल करने के लिए 10 दिन का टाइम है, फिर 30 दिन में अपील है, फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का टाइमलाइन है। ये टाइमलाइन जिसकी दी जाती है कि ये स्पेशल लॉज आर इनएक्टेड फॉर स्पेशल पर्पसेस। तो वो स्पेशल पर्पस अगर आप तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि अब जुडिशरी को टाइमलाइन है जो कि टाइमलाइंस को फॉलो करे, और अगर नहीं हो सकता तो वो तो लार्ज हो सकती है टाइमलाइन 44 है। एक और मुझे एतराज है कि जब पार्लियामेंट सेशन हो या पार्लियामेंट इलेक्टेड पार्लियामेंट मौजूद हो तो ऑफेंस के थ्रू किसी भी कानून में तरमीम करना जो है वो कोई मुनासिब अमल नहीं होता, उसको जमहूरियतों में फंड नहीं दिया जाता। और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर जजमेंट है कि ऑर्डिनेंस इज जनरली अ बैड एक्सरसाइज ऑफ पावर। मैं समझता हूँ कि काम है, अगर करना भी है, टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो जिसके अंदर आप सारे स्टेक होल्डर्स डिस्कस करें, बिकॉज इस लॉ के थ्रू बहुत सारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर अटैक हैं, उनके बारे में बात की जाती है जब वो किए जाए। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनको एड्रेस भी करना है, जिनकी तरफ हमारी अदालतें, जिनकी तरफ हमारे जो गुजरा है, जिनकी तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब, बहुत सारे लोग जो है पॉइंट आउट कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें किसी के खिलाफ बात करके निकल जाना बहुत आसान है। बिल्कुल चीज इंग्लैंड वगैरह में अवेलेबल नहीं है प्रिविलेज। यू आर वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, बट इन पाकिस्तान यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग एट ऑल। तो आपको पता है यार प्रॉब्लम कोई नहीं था, मैं आराम से निकल जाता है। तो ये निकल जाने वाली अप्रोच जो है इसको भी हमें वी हैव टू कैप इट। ठीक है शहजाद, ये एक अच्छा कदम इस सूरत में आप इसको कह सकते हैं कि चले कम से कम आपने पाबंद कर दिया कोर्ट्स को कि वो जल्द इस हवाले से फ़ैसला दें। लेकिन एक और चीज़ जिसकी तरफ पंचौता साहब ने भी इशारा किया है कि इसमें सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। ये मामला जो है सिर्फ हुकूमत के साथ नहीं है, अपोजिशन के साथ भी है, यानी पूरे मुल्क में ये एक इस किस्म का सिलसिला नज़र आ रहा है। तो वो ज़्यादा बेहतर होता अगर उसके साथ काम किया जाता। पहले मैं एक उस बात पर कमेंट कर दूं जो अदालतों को पाबंद किया 6 माह के लिए। देखें, पंचौता साहब वकील हैं, बहुत बेहतर मेरे से जानते हैं कि अदालत में अगर कोई केस आता है तो खाली अदालत या जज साहब की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा किरदार है, फिर प्रोसिक्यूशन का है कि अगर इन्वेस्टिगेशन टाइम पे होगी, सारे फैक्ट सामने होंगे, गवाहान होंगे और प्रोसिक्यूशन सही केस सबमिट करेगा और टाइम से जो है वो पेशियों के ऊपर गवाहों को पेश करेगा, तो अदालत अल्टीमेटली एक आसानी से उस पर फैसला दे सकती है। ये इस तरह कहना कि अदालतें चीज़ों को डिले करती हैं तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। इसमें जो बाकी जो शामिल हैं, जिस साइड्स अगर वो भी उसमें कोऑपरेट करेंगी तभी ये पूरा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें खाली अदालतों को पाबंद करना मकसूद नहीं है कि उनके खिलाफ एक्शन भी हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर FIA की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई किसी किस्म की रुकावट है या डिले है तो उसमें तो अदालत का कसूर मेरे ख्याल में उस तरीके से नहीं हो सकता, अगरचे अदालत उस पर एक्शन ले सकती है। दूसरी बात जो आपने की ऑन बोर्ड लेने वाली, ऑन बोर्ड मतलब यहाँ पे तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ऐसी कि जिस पे ना वो ऑन बोर्ड आना चाहते हैं ना शायद हुकूमत ऑन बोर्ड लेना चाहती है। तो अगर आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑर्डिनेंस जो है एक अच्छी रिवायत नहीं है इस तरीके से लाना, होना वो पार्लियामान के ज़रिए चाहिए, बाकायदा डिबेट के ज़रिए। और जब अब पार्लियामानी जमहूरियत है और एक डिवीज़न है कि एक तरफ हुकूमत है दूसरी तरफ अपोजिशन है, सो ऑन बोर्ड लेना
मेरे ख्याल में सिर्फ यही है कि उसको पार्लियामान में अगर पेश करें और अपोजिशन को उस पर बहस करने का मौका दें और अपनी वो रिकमेंडेशन अगर वो समझते हैं वो लेके आएं, अगर वो समझते हैं कि सरासर गलत है तो उसकी मुखालफत करें। तो मेरे ख्याल में यही टर्म ऑन बोर्ड लेने की काफ़ी है। अगर इस पर आप कोशिश करेंगे कंसेंसस डेवलप करने की कि जी अपोजिशन भी आए, अपनी राय दे और फिर हम कोई मुतफिका किस्म का कानून बनाए, तो ये मुमकिन नहीं है। जिस किस्म की तनकीद हो रही है अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि अपोजिशन इस वक्त ये इंप्रेशन दे रही है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए उन तमाम आवाज़ों को दबा दिया जाएगा जो हुकूमत के खिलाफ इस वक्त उठ रही हैं, और बड़ी बासानी जो है वो अपने मुखालिफिन को आप अपने रास्ते से हटा सकते हैं, मजल कर सकते हैं। ये अपोजिशन का एक व्यू पॉइंट है जो हमें इस वक्त मीडिया पे नजर आ रहा है। मीडिया भी इसकी मुखालफत कर रहा है। फिर तो अगर आप करें तो मीडिया भी एक स्टेक होल्डर है, आप उसको भी लें, सिविल सोसाइटी को भी ऑन बोर्ड लें, वकला को भी लें। सो मेरे ख्याल में ये मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर ये डिबेट भी हो आपके सुप्रीम इंस्टीट्यूशन में सो ये काफ़ी है। लेकिन मेरा एक हंच है, पंसोता साहब इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, कि ये चैलेंज भी होगा, इसके खिलाफ जो है एहतजाज भी करेगी, वकला तंजीमें भी करेंगी, बाकी सिविल सोसाइटी भी करेगी, ये लिटिगेशन में भी मामला जाएगा और फिर इसको मुतनाज़ा बना दिया जाएगा जो लोग समझते हैं कि वाकई ये मुतनाज़ है। सो मेरे ख्याल में इससे बेहतर जो मेरी रिकमेंडेशन जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये कवानीन अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अगर आप किसी तरीके से डेफेमेशन लॉज को बेहतर कर दें, उसके प्रोसीजर को ठीक कर दें, वर्किंग बेहतर कर दें और 2-4 लोगों को, बड़े लोगों को इसमें कोई अगर इस किस्म की सज़ा होती है सो मेरे ख्याल में उसमें फिर ये इस किस्म की एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी, एग्जाम्पल सेट होगी। जैसे वो कह रहे हैं कि क्रिमिनलाइज करने की आपको जरूरत ही नहीं पेश आएगी। ठीक है। पंसोता साहब, जो शहजाद बात कर रहे हैं कि इसको हो सकता है कि आगे जाके चैलेंज भी किया जाए और फिर ये मुतनाज़ा बन जाएगी चीज़, इस पर भी थोड़ा हमें बता दीजिएगा। लेकिन एक और चीज़ बड़ी अहम है, हम फेक न्यूज़ की जब बात करते हैं, कभी स्टेट चैनल पर ऐसी खबरें नहीं आती जिसमें हमें मालूम ना हो कि 100% ये चीज़ कंफर्म है या नहीं है। लेकिन प्राइवेट मीडिया में ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है कि आप ज़राए से भी खबर चला देते हैं, चाहे बिल्कुल वो हकीकी बात नहीं होती है, लेकिन आप उसको चला देते हैं रेटिंग के चक्कर में। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर जिस किस्म के आजकल यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, सो कॉल्ड बहुत सारे लोग ऐसे सहाफ़ी बने हुए हैं जिनका सहाफ़त से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, या कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं कि जो एक बाइस्ड ओपिनियन के साथ आते हैं और ऐसी ऐसी खबरें वो देकर जाते हैं कि जिनमें बिल्कुल हकीकत नहीं होती। उसको कंट्रोल करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है इस किस्म के कवानीन। पंसोता साहब, हाँ, मेरे ख्याल है कोई इशू है। अगर इसी को थोड़ा सा आप रिस्पॉन्ड कर दें, ये जो हम बात कर रहे हैं जर्नलिज्म के हवाले से, जर्नलिस्ट के हवाले से, कि वो जितनी आपने बल्कि ख़ुद भी इशारा किया था कि जो यूट्यूब चैनल बने हुए हैं उन लोगों का सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी वो अफरा तफरी अवाम में फैला देते हैं। देखें, अब पैमरा का जो कानून है उस पे इम्प्लीमेंट करना आसान है। एक इंस्टीट्यूशन है, एक मैकेनिज्म बना है और हमें पता है कि बड़े बड़े इदारे हैं, चाहे वो 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं। सो अगर एक सहाफ़ी कोई गलत खबर किसी मीडिया हाउस से चलाता है, सो सबसे पहली जिम्मेदारी तो सहाफ़ी की है कि वो सही चला रहा है, गलत चला रहा है। उसके ऊपर बैठे वाले उसके जो सीनियर्स हैं, उसके एडिटर्स हैं, सब एडिटर्स हैं, या उसके ऊपर जो भी हायरार्की है, सो यानी कि मीडिया हाउस का एक पूरा का पूरा अपना एक इंटरनल सिस्टम है जो इस चीज़ को असूलन जिसको चेक करना चाहिए कि ये कोई डिसइंफॉर्मेशन नहीं है। अगर फिर भी हो जाती है तो फिर पैमरा मौजूद है, फिर ये चीज़ डिटरमिन की जाती है कि जी ये गलती से चीज़ चली गई है या जानबूझ के की है, एक इंडिविजुअल ने की है या एक इदारे ने मिलकर कोई ऐसा काम किया है। सो उसमें ये तो बात हो गई। लेकिन जो हम बात करें यूट्यूबर्स की, तो वो यूट्यूबर्स पे तो मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई हुई हो जिसमें हमें पता चला हो। बेतहाशा चैनल है, आप जिस चैनल को भी उठा के देख लें, हर बंदा इसमें अपने कॉमेंट कर रहा होता है, उसका चाहे ताल्लुक जो है वो मतलब उसका पेशा ना हो सहाफत और ना उसको अलिफ बे भी ना मालूम हो, लेकिन उसके साथ साथ हम भी देखते हैं ये दावा था कि मुसद्दिका खबर है, मुसद्दिका खबर है। और मैं तो इस चीज से सबसे ज्यादा सरप्राइज होता हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका जी जी आप मुकम्मल कर लें, फिर मुझे सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है और उसके भी कोई आपको लाखों के करीब फॉलोअर्स नजर आएंगे, लाइक्स नजर आएंगी। मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती कि एक ऐसा शख्स जो इंतहाई अनइम्प्रेसिव है, उसके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है, कोई ऐसी प्रेजेंटेशन भी नहीं है, फिर भी लाखों लोग, ये बड़ा रिडिकुलस सा वैसे एक एक्ट है। पंसोता साहब, मैं पहले आपसे जो मैं सवाल कर रही थी, शहजाद ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद आगे जाकर ये मतनाज़े हो जाएगी चीज़ और इसको चैलेंज भी कर दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि
बगैर जिम्मेदारी के जिस तरह से खबरें चला दी जाती हैं, फेक न्यूज़ की जब हम बात कर रहे हैं, बाकी जो चैनल्स हैं वो रेटिंग के चक्कर में जिस तरह से खबर चला देते हैं, और हमारे सहाफ़ी बल्कि ये चीज़ें रकड़ पर मौजूद हैं। हमारी एक खातून सहाफ़ी कुछ रोज़ पहले कह रही थी कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो प्रोजेक्ट है ये साबका हुकूमत ने शुरू किया, इसको फ़ारूक हबीब साहब ने चैलेंज भी किया और फिर बताया भी गया कि नहीं, हकीकत ये नहीं है। फिर हेल्थ कार्ड की बात कर लें या जितने प्रोजेक्ट्स इस वक्त इस हुकूमत के चल रहे हैं, हमें सब में ही नज़र आता है कि प्रोपेगेंडा किया जाता है, फेक न्यूज़ चलाई जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा कदम साबित हो पाएगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि चैलेंज 100% होगा। मेरा भी ख्याल है 3 ग्राउंड पर होगा। पहला ग्राउंड ये है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया है और ऑर्डिनेंस इमरजेंट सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन में आ सकता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का क्लियर हुआ और सुप्रीम कोर्ट का भी है। सेकेंडली, राय जो है उनको क्रिमिनलाइज ज्यादा किया है in the presence of comments which have been made by Islamabad High Court and Supreme Court। आप डेफेमेशन को बहुत क्रिमिनलाइज मत, इनको क्रिमिनलाइज किया गया, सजा बढ़ती नहीं है और फाइन जो है उनको भी चेंज किया गया है। ये 2-3 बातों पर लेट्स सी हाउ सक्सेसफुल दैट चैलेंज इज, वो तो खैर हम देख सकते हैं। सेकंड जो आपने बात की है कि क्या ये मीडिया के केस में हेल्पफुल साबित होगा, देखिए मीडिया के लिए कानून ऑलरेडी पेमरा की सूरत में, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की सूरत में मौजूद है। सेक्शन 20 ऑफ पेमरा ऑर्डिनेंस टेक्स केयर ऑफ दैट और उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2015 का उसको पोस्ट करते हैं। उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मौजूद है, पेमरा की अपनी इनहेरेंट जुरिसडिक्शन की मौजूदगी में मेरा नहीं ख्याल एक नए कानून की तरफ जाने की जरूरत है, बिकॉज मीडिया को तो आप वहीं पर यू कैन टेक केयर ऑफ दैट और वहां पर कोई भी आदमी कंप्लेंट कर। ठीक है, हम सही तरह से सुन फोर्स करना पड़ता है, अपना ऑर्डर बड़ा सख्ती से फोर्स करना पड़ता है। और एक प्राइवेट आदमी का अगर मीडिया पे कोई किसी किस्म की खबर चलती है वो तो डेफेमेशन पर आ सकता है, लेकिन ऑलरेडी बिल्ट इन मैकेनिज्म बड़े अच्छे मौजूद हैं पेमरा लॉज में, जो कि आपको रिलीफ देते हैं। जिस तरह बेतहाशा फैसले हैं, क्योंकि खुद भी हमने किए हैं, इसलिए मैं उनको बार बार तस्करा करना मुनासिब समझता, लेकिन दिस इज अ वेरी इफेक्टिव फोर्स। मीडिया जो है उसको थोड़ा सा इसको वाइड बाय करना होगा। फाइनल बात मैं करूँ, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, वो हमेशा कहते होते हैं दैट फ्रीडम एंड्स वेयर समबडी एल्सेस डोर स्टार्ट्स। किसी आदमी की आप पर्सनल डोमेन में घुस के फ्रीडम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लॉ। द रिस्ट्रिक्शन हैज टू बी रीजनेबल। इसी तरह आप बोलने पर पाबंदी नहीं लगा सकते एज लॉन्ग एज दैट पाबंदी इज रीजनेबल। ये कानून के और आइन के मुताबिक टेस्ट है। और अगर आप उस पाबंदी को इस हद तक अनरीजनेबल कर दें कि वो बोल ना सके, वो भी ठीक देंगे, या उसको इस हद तक अनरीजनेबल कर दें कि वो जो मर्जी बोल दे, वो भी ठीक नहीं। So there has to be a balance, which the mandate of the constitution is, mandate of prevention of electronic crime is amongst many other laws। सबका मैंडेट यही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहजाद रजा मेरे साथ मौजूद थे, और नाज़रीन बात कर रहे थे नए कवानीन के हवाले से जो इस वक्त हमें गवर्नमेंट ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं ताकि फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को कंट्रोल किया जा सके। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। बहरहाल एक डिबेट ओपन हो गई है, इस पर मज़ीद भी बात होगी। जो अच्छी और बुरी चीज़ें हैं वो सब सामने आएंगी, जो तनकीद कर रहे हैं, या हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें मज़ीद कुछ लोगों को ऑन बोर्ड ले, अपोजिशन को, और मिल बैठ कर कोई इसका हल निकले। नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।